everyone, welcome back to this channel पढ़ाकुलू. My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ एक नहीं बल्कि दो टॉपिक्स. इन दोनों ही टॉपिक्स के रिगार्डिंग मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों को एक साथ ही कवर कर लिया जाए. आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में. ना सिर्फ हम इन दोनों का मतलब जानेंगे बल्कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उन सब के बारे में भी बात करेंगे. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये शेयर वर्ड का मतलब क्या होता है. इस वर्ड को समझेंगे तभी तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स को समझ पाएंगे. तो इसके लिए लिया है हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल. ऐसे इमेजिन करिए कि एक फैमिली है जिसने दावत ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचा है. ये टोटल 500 प्लस लोगों को अपनी दावत के लिए इनवाइट करना चाहते हैं. इन्होंने सोचा कि 500 से ज़्यादा लोगों का खाना बनेगा, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में खाना बनने वाला है. तो ऐसे में क्या एक सिंगल इंसान ये सारा खाना बना पाएगा? आप सोच के बताइए. 500 से ज़्यादा लोगों का खाना जो कि ह्यूज क्वांटिटी में बनने वाला हो, क्या एक सिंगल इंसान बना पाएगा? ऑब्वियसली द आंसर इज नो. यहाँ आप देख ही सकते हैं, जब एक रेसिपी बनानी है इतनी ह्यूज क्वांटिटी में तो कितने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन लग रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा. 500 से ज़्यादा लोगों का खाना बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगेंगे जो मिल के पूरा खाना बनाएंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि खाने और शेयर का क्या लेना देना. तो बेटा देखो, जब एक कंपनी बनती है तो उसको चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है. कंपनी को चलाने के लिए जिस पैसे की आवश्यकता होती है उसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में. तो एक कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है, बहुत सारे कैपिटल की आवश्यकता होती है. ये पूरा कैपिटल एक सिंगल इंसान के लिए लाना तो पॉसिबल हो नहीं पाता. तो हम क्या करते हैं ना कि पूरे कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इस तरीके से कि हर एक इंडिविजुअल पार्ट कोई एक अलग इंसान लेके आ सके. अब ये कैपिटल के जो हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं ना, उस एक इंडिविजुअल पार्ट को, टुकड़े को हम बोलते हैं शेयर. क्या समझे? शेयर मतलब कैपिटल का सबसे छोटा पार्ट. कैपिटल को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, और हर टुकड़े को, हर पार्ट को हम शेयर का नाम देते हैं. अलग अलग लोग इन शेयर्स को खरीद के कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो ऐसे इमेजिन करिए, ये पूरा खाना जो बन रहा है वो कैपिटल है कंपनी का, और ये जो लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्होंने शेयर्स खरीद के अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस कैपिटल में और बन गए हैं शेयर होल्डर्स. सो समझ में आया शेयर्स होता क्या है? अब कंपनी क्या करती है ना, एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरह के शेयर्स कभी कभी इशू करती है, जिसमें पहला नाम होता है इक्विटी और दूसरा नाम होता है प्रेफरेंस. यहां प्रेफरेंस शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इन लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ प्रेफरेंस, प्रायोरिटी जरूर मिलती है, तभी तो इनको प्रेफरेंस शेयर्स का नाम दिया गया है. तो यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं. इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर्स वालों को एक नहीं बल्कि दो चीजों में प्रेफरेंस मिलती है, दो चीजों में प्रायोरिटी मिलती है. ये दो चीजें हैं क्या? पहली है डिविडेंड और दूसरा है रिपेमेंट ऑफ कैपिटल. ये दोनों क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझिए, शेयर्स दो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. पहला है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स. कंपनी चाहे तो इन दोनों में से एक भी इशू कर सकती है और चाहे तो दोनों भी इशू कर सकती है. बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो जनरली प्रेफर करते हैं इक्विटी के साथ प्रेफरेंस वाले शेयर्स भी इशू करना. सो पहला डिफरेंस जो है वो मीनिंग का ही है, जिसमें इक्विटी वालों में ये बोलते हैं
इक्विटी शेयर्स आर द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप के शेयर्स होते हैं जिनको कोई अलग से प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। इक्विटी शेयर्स होल्ड करना मतलब कंपनी में ओनरशिप होल्ड करना, दैट्स इट। कोई भी इंसान कंपनी में अगर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है शेयर्स के थ्रू, तो वो कंपनी का क्या बनता है? ऑनर ही तो बनेगा ना। भैया एक कंपनी चल रही है तुम्हारे पैसों से, तो तुम उस कंपनी के क्या हुए? मालिक हुए ना। तो शेयर्स में कंट्रीब्यूशन करके, शेयर्स खरीद के कोई भी इंसान कंपनी का शेयर होल्डर बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑनर बनता है। ठीक है। वहीं पे प्रेफरेंस में ये बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स। ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको अलग से प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, प्रेफरेंस मिलती है। इक्विटी के कंपैरिजन में इनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। किस मैटर में वैल्यू होती है? डिविडेंड के पेमेंट के टाइम पे वैल्यू होती है और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे वैल्यू होती है। इनको प्रायोरिटाइज किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इनको इक्विटी वालों के ऊपर रखा जाता है, इनको उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे होता है ना कि घर में मेहमान आए हैं, तो एक मेहमान को तो हम बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं कि उसके पास लेके जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक का ग्लास, उसको खुद से सर्व कर रहे हैं, 10 चीज़ें और उसके लिए कर रहे हैं। और एक गेस्ट होता है जिसको बस ग्रीट करते हैं और बोलते हैं खा लीजिए, खाना लगा हुआ है। बस वही केस है यहाँ पे। इक्विटी वाला हमारा नॉर्मल गेस्ट है जिसको हमने अपने भरोसे छोड़ दिया है, और प्रेफरेंस वाला हमारा वो स्पेशल गेस्ट है जिसको हम स्पेशल प्रायोरिटी दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है राइट टू डिविडेंड। अब यहां ये शब्द इस्तेमाल हुआ है डिविडेंड, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, कंपनी जब काम करती है तो ऑब्वियसली काम करते करते वो प्रॉफिट भी कमाती होगी, मुनाफा भी कमाती होगी। क्या पूरे का पूरा मुनाफा कंपनी अपने पास रख लेती है कि इसको नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल करूंगी? ऑब्वियसली नहीं। कई बार वो सोचती है कि कंपनी के जो मालिक हैं उनके हाथ में भी थोड़ा सा मुनाफा जाना चाहिए। कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स, राइट। तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का एक हिस्सा दिया जाता है, नॉट ऑलवेज, कभी कभी, और डिपेंड करता है इक्विटी वाले या प्रेफरेंस वाले हैं। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को बांटा जा रहा है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड कुछ नहीं है, प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स हैं और प्रॉफिट पे उनका भी हक बनता है। अब इमेजिन करिए ये कंपनी है जिसने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। कंपनी ने बोला पूरा का पूरा प्रॉफिट तो मैं नहीं दूंगा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में, थोड़ा सा तो मैं अपने पास रखूंगा। तो कंपनी ने ना इसमें से 50 रुपया अपने पास रख लिया। अब कितना बचा? 50 रुपए। अब ये बचे हुए 50 रुपए को कंपनी कैसे बांटेगी इक्विटी और प्रेफरेंस वालों के बीच में? जब भी ऐसा होता है कि कंपनी के पास प्रॉफिट होता है और उसे डिविडेंड के रूप में बांटना है, तो कंपनी सबसे पहले प्रायोरिटी देती है, प्रेफरेंस देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। पहले डिविडेंड का हिस्सा इन्हें बांटा जाता है और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी वालों के नसीब में आता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं डिविडेंड के टाइम पे। उसका क्या मतलब था? उसका यही मतलब था कि डिविडेंड बांटते समय पहली प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है, उसके बाद अगर कुछ बच पाता है तो इक्विटी वालों का नंबर आता है। अगर 50 रुपए प्रॉफिट बचा था और 40 हमें प्रेफरेंस वालों को पे करना है, तो बचे हुए 10 से हम इक्विटी वालों को पे करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी हमेशा प्रेफरेंस वालों को दी जाएगी। बताया ना, ये स्पेशल गेस्ट है, इनको हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी, हमेशा एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, बस वही दी जा रही है। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिविडेंड। भैया अब हमने ये तो जान लिया कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड तो पहले पे किया जाएगा इक्विटी वालों के कंपैरिजन में, लेकिन वो किस रेट पे किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जब भी लिखा जाता है ना, तो ऐसा लिखा जाता है 7% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स।
ये तो आपने अकाउंट्स में भी देखा होगा लिखा हुआ। अकाउंट्स में हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन में, 7% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। ये जो परसेंटेज है इसका क्या मतलब है यहाँ पे? इसका कुछ मतलब नहीं है। ये डिविडेंड का वो फिक्स्ड अमाउंट है जो प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स वालों को 10% डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इनका डिविडेंड का जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर 7% प्रेफरेंस शेयर्स है तो इनको 7% डिविडेंड मिलेगा, 10% है तो 10% मिलेगा, 12% है तो 12% मिलेगा, 18% है तो 18% मिलेगा। जो भी परसेंटेज मेंशन्ड होगी ना इन शेयर्स के आगे, बस वही उनका फिक्स डिविडेंड का रेट होगा। अब इसके ऊपर अगर आप कभी पे करना चाहें तो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन इतना तो आपको उन्हें देना ही देना पड़ेगा। तो अगर कंपनी कभी बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेती है और 7% प्रेफरेंस शेयर्स उन्होंने इशू किए हुए हैं तो 7% तो आप दोगे ही दोगे, उसके ऊपर भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनको कोई फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड नहीं मिलता, या आई शुड से इनको तो मिलेगा डिविडेंड कि नहीं मिलेगा उसकी भी श्योरिटी नहीं रहती है। कंपनी पहले सारे अपने एक्सपेंडिचर्स पे करती है, बाहर की जो लाइबिलिटीज होती हैं उनको पे करती है, उसके बाद वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करती है। उसके बाद अगर बचता है और कंपनी को लगता है कि हाँ मुझे इक्विटी वालों को देना चाहिए, तभी इक्विटी वालों को मिलेगा, वरना इनको तो कभी कभी मिलता ही नहीं है सालों साल। सो इक्विटी वालों को कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलती, कोई स्पेशल प्रायोरिटी नहीं मिलती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनको हर साल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, वेयरएज प्रेफरेंस में ऐसी चीज है। नेक्स्ट है रिडम्पशन। अब रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता थी तो उसने क्या किया, आपको शेयर्स बेचे और बदले में आपसे ले लिए पैसे, राइट? लेकिन अब कंपनी की पैसे की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है तो कंपनी क्या करेगी? ऑब्वियसली वो आपको आपके पैसे वापस करके अपने शेयर्स वापस ले लेगी आपसे। यही करेगी ना, शेयर्स वापस लेके आपको आपके पैसे लौटा देगी। ये जो प्रोसेस है पैसे लौटाने की और शेयर्स वापस लेने की, इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। मतलब शेयर्स रिडीम करवाना, वापस देना कंपनी को। इक्विटी शेयर्स में ऐसी कोई स्कीम नहीं होती कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी ये रिडीम हो। कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया तो अपने पैसे आप भूल जाइए। जब तक कंपनी चल रही है पैसे कंपनी के पास रहेंगे, वो आपको वापस नहीं करेगी। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। जब तक कंपनी चल रही है आपका पैसा कंपनी का हुआ। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में यहां पे भी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। क्या ट्रीटमेंट मिलेगी कि अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स का एक टाइप होता है। बहुत ही जल्दी मैं डिफरेंट टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उस पर भी एक वीडियो लाने वाली हूँ। अगर आपको अर्जेंसी में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं थोड़ा ट्राई करूंगी जल्दी बनाने की। तो एक टाइप होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको रिडीम करवाया जा सकता है कंपनी के लाइफ टाइम में ही। अब यहाँ पे ना हो सकता है किसी के दिमाग में ये डाउट आ जाए कि मैम व्हाट इफ किसी इंसान ने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और वो अब अपने पैसे वापस निकालना चाहता है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो वो कभी निकाल ही नहीं पाएगा। तो मतलब एक बार पैसे फंस गए तो फंस ही गए, मतलब कभी निकलेंगे ही नहीं। तो बेटा ऐसा नहीं है, पैसे निकल सकते हैं, पर निकलेंगे कैसे? देखिए, कंपनी वाले तो अपने शेयर्स वापस नहीं लेंगे और आपको पैसे वापस नहीं देंगे, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उस कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। तो वहां पे आपको ये शेयर्स जो आपने खरीदे थे उस इंसान को जाके बेचने हैं जो उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता होगा। इस प्रकार से आप अपने पैसे वापस निकाल सकते हैं, पर कंपनी नहीं खरीदेगी, इतना मान के रखना। वोटिंग राइट।
यहाँ वोटिंग राइट का मतलब है कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन। कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी के निर्णय कैसे लिए जाएंगे, उसमें आपका से मतलब आपका वोट। ठीक है, ये बोलते हैं कि इक्विटी वालों को, बेचारे इक्विटी वालों को आई शुड से, और कुछ तो मिलता नहीं है, तो इन बेचारों को वोटिंग राइट दे दिया जाता है। कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी में कब डिविडेंड पे किया जाएगा, कंपनी का ऑडिटर कौन होगा, कंपनी के बड़े बड़े फैसले, इन सब में इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। अब आप बोलेंगे मैम क्यों रहती है, ऐसे क्या खास है ये? तो बेटा ये मालिक हैं, इन्होंने पैसा दिया है कंपनी को, तो जब पैसा इनका लगा होगा तो कंपनी की मैनेजमेंट में क्या इनका कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा? होगा ना, थोड़ा बहुत तो होगा। तो इनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। इनको बोला जाता है कि बेटा तुम्हें और तो हम कुछ दे नहीं पाए, तो तुम ये लॉलीपॉप रख लो। तो बस वोटिंग राइट का लॉलीपॉप इक्विटी वालों को थमा दिया जाता है। वहीं पे प्रेफरेंस शेयर्स वालों को यूजुअली तो वोटिंग राइट नहीं मिलता, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में इनको भी वोटिंग राइट मिल जाता है। अब ये स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं? स्पेशल केसेस ऐसे हो सकते हैं कि बहुत टाइम से इनको डिविडेंड नहीं मिला, बेचारों का डिविडेंड पेंडिंग था, तो इनको भी थोड़ा सा काम करने के लिए कि ज़्यादा तमाशा ना करें, ज़्यादा कलेश ना करें, तो इनको वोटिंग राइट दे दिया जाता है। नेक्स्ट है लिक्विडेशन। एक ऐसा टाइम जब कंपनी बोलती है कि मेरा इस दुनिया में आने का पर्पस सॉल्व हो चुका है, अब मुझे वापस अपने ग्रह लौट जाना चाहिए। मतलब कंपनी जब बंद होने के बारे में सोचती है, लिक्विडेट होने के बारे में सोचती है, तो ऐसे टाइम पे इक्विटी वालों को क्या ट्रीटमेंट मिलती है और प्रेफरेंस वालों को क्या ट्रीटमेंट मिलती है? देखिए, इमेजिन करिए एक कंपनी है फॉर से XYZ। इसने सोचा कि यार बस अब टाइम आ गया है लिक्विडेट होने का, बंद होने का। अब जब लिक्विडेट हो रहे हैं तो यहाँ इस कंपनी के एसेट्स अब हमारे कोई काम के नहीं है, मतलब अब हमें इसे बेचना पड़ेगा। बेचने के बाद जो भी पैसे हाथ लगते हैं उसके साथ क्या किया जाता है? इस पैसे से सबसे पहले तो जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं उनको पे किया जाता है। आई होप आप असेट्स और लायबिलिटीज समझते हैं। नहीं समझते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। सबसे पहले तो आउटसाइड लायबिलिटीज को सेटल किया जाता है। जैसे मान लीजिए डिबेंचर्स थे, लोन था कोई बैंक का, या पब्लिक डिपॉजिट्स थे, तो सबसे पहले इनको पे ऑफ करोगे। फॉर से 50 रुपए के थे हमारे ये, तो इस 100 में से 50 पहले आप इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करोगे। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को रिपेमेंट होगी, जितना उनसे कैपिटल लिया था, जितना उनसे पैसा लिया था, वो आप उन्हें वापस करेंगे। मान लीजिए 40 रुपए इसमें खर्च हो जाते हैं, तो 100 में से 50 पहले चला गया, 40 अब चला गया, बचे कितने? सिर्फ 10। ये 10 रुपए पे किए जाएंगे इक्विटी वालों को। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये डाउट आए कि मैम इक्विटी वालों को बाकी अमाउंट कौन पे करेगा? तो बेटा कोई पे नहीं करेगा। जो बचा हुआ अमाउंट होगा, अगर बचेगा तो इक्विटी वालों के हिस्से में आएगा। यहां पे भी उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है, यहां पे भी उनको प्रेफरेंस नहीं मिलती है। ये था वो सेकंड प्रेफरेंशियल राइट जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल रहा था। पढ़ा था ना हमने कि रिपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों की जाएगी, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी वालों को दिया जाएगा। तो बस वही है, इस सीक्वेंस में हमेशा पे ऑफ किया जाता है। पहले तो बाहर वाले जो लोग हैं उनको पे करो, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वालों को पे करो, उसके बाद इक्विटी वालों के लिए अगर कुछ बचे तो इनको पे करो। So it says, at the time of liquidation, equity shareholders have residual rights over the assets. इनके बचे खुचे rights बनते हैं assets के ऊपर. That means they are paid in the last. मतलब इनको सबसे लास्ट में पे किया जाता है। वहीं पे प्रेफरेंस में जैसे शेयर होल्डर्स हैव द प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स एज टू रिपेमेंट। रिपेमेंट के टाइम पे प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंशियल राइट मिलता है और उन्हें इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में पहले रिपे किया जाता है। लास्ट है हमारा अरियर्स ऑफ डिविडेंड। अरियर्स का क्या मतलब होता है? मतलब पिछले कुछ सालों में आपको पेमेंट नहीं मिल पाई है। तो ये बोलते हैं कि इमेजिन करिए एक कंपनी है,
जो 3 साल तक डिविडेंड नहीं पे कर पाई, इक्विटी वालों को भी, प्रेफरेंस वालों को भी। अब चौथे साल इनको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है, तो इस बार वो डिविडेंड पे करने वाली है। तो ऐसे सिनेरियो में कितना डिविडेंड पे किया जाएगा? क्या सिर्फ 1 साल का डिविडेंड पे किया जाएगा या टोटल 4 साल का डिविडेंड पे किया जाएगा? सोच के देखिए, बताइए मुझे। क्या ऐसे सिनेरियो में जब 4th ईयर में डिविडेंड पे किया जा रहा है, पिछले 3 सालों में डिविडेंड नहीं दिया गया, तो अब 4 सालों का डिविडेंड मिलेगा या सिर्फ 1 साल का डिविडेंड मिलेगा? ये बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पिछले हर साल, जिस साल डिविडेंड नहीं मिला उसके लिए डिविडेंड दिया जाएगा। मतलब इनको टोटल 4 सालों के लिए डिविडेंड दिया जाएगा। अगर मान लीजिए हर साल का डिविडेंड 10 रुपए बनता था, तो 10 पहले साल का, 10 दूसरे साल का, 10 तीसरे साल का और 10 इस चौथे साल का, तो टोटल 40 रुपीज का पेमेंट प्रेफरेंस वालों को किया जाएगा इस बार। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इक्विटी वाले, तो पिछले जितने साल इनको डिविडेंड नहीं मिला उसे कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको सिर्फ डिविडेंड इस साल के लिए मिलेगा। वो भी ज़बरदस्ती नहीं है, वो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया इस बार देना ही देना है, कि प्रॉफिट हो गया तो देंगे ही देंगे। नहीं, वो भी कंपनी का डिसीजन है कि वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो इट्स ओके। तो प्रेफरेंस के केस में अरियर्स पे किए जाते हैं। पिछले जितने भी सालों का पेमेंट नहीं मिला है वो सारा पे किया जाता है। लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा कोई राइट नहीं है कि प्रीवियस ईयर्स के डिविडेंड पे किए जाएं। तो अब इन सारे पॉइंट्स के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कितना प्रेफरेंशियल राइट मिलता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी वाले। अब यहां मेरा एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। अगर अकॉर्डिंग टू ऑल दीज पॉइंट्स प्रेफरेंस शेयर्स वालों को हर चीज़ में प्रायोरिटी मिलती है, हर चीज़ में प्रेफरेंस दिया जाता है, तो लोग इक्विटी शेयर्स क्यों खरीदते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखूं मैं कितनी नॉलेज है आप लोगों के पास। एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियोस बनाएं, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।